चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषता। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया है जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका केंद्र था, अध्ययन का केंद्र था, वो कैसा। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके बौद्ध धर्म का, विशेष तौर से किसका, तो आपके बौद्ध धर्म का, अर्थात कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ये आपका विश्व काफी विख्यात था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आपको याद भी होगा जो आपका ह्वेन सांग थे, है ना, ह्वेन सांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे वो भी यहां पर अध्ययन करने आए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। यहां पर देखिए दिया गया है जो सिकंदर महान थे और आपके पोरस, इनके बीच आपका युद्ध भी हुआ था जिसे बोलते हैं हाइड्रेस्पेस का युद्ध, है ना। और ये जो आपका है झेलम नदी के किनारे, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। उस समय इसे कह सकते हैं वितस्ता बोलते थे, है ना, उस समय इसे वितस्ता नदी बोलते थे। तो कभी कभी आपको हाइड्रेस्पेस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें से यहां पर जो पोरस राजा था वो आपका हार जाता है, यहां पर कह सकते हैं सिकंदर की विजय होती है, लेकिन फिर भी यहां पर भारत से वापस लौटना पड़ता है सिकंदर महान को। ठीक है, चलिए आगे, मतलब जो सिकंदर महान था काफी साहसी था, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के लिए प्रभावित किया, बताइएगा वह संत कौन था जिसने अशोक को बौद्ध के लिए बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, मतलब बौद्ध धर्म के लिए जो प्रभावित किया था, ये आपके कौन से संत थे। चलिए यहां पर जवाब आ रहा है 3 नंबर का ऑप्शन बी, याद रखिए उपगुप्त। कौन थे, तो आपकी उपगुप्त थे। यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अशोक ने बुद्ध नीति का त्याग करके धर्म और धम्म नीति को अंगीकृत किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। भारत का प्रथम मुगल शासक इनमें से कौन सा, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। बिल्कुल इजी है। यहां पर आपको याद होगा ये 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसमें से इब्राहिम लोदी आपका कह सकते हैं युद्ध के मैदान में मारा गया था, है ना, जो कि आपका पानीपत का ये पहला युद्ध हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये प्रथम मुगल शासक था बाबर। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है कि सिल्क मार्ग का जो आरंभ करवाया किसने कराया, कनिष्क, अशोक या हर्ष या फायान। चलिए 5 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, ऑप्शन ए, याद रखिए कनिष्क। ठीक है ना, याद रहेगा ना कि सिल्क मार्ग को जो कि भारतीयों हेतु आरंभ कराने का श्रेय दिया जाता है, कुषाण वंश के शासक थे कौन, तो आपके कनिष्क थे। ठीक है ना, कनिष्क आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मध्य एशिया से गुजरने वाला एक व्यापारिक मार्ग था जो चीन के रोमन साम्राज्य और पश्चिमी प्रांत को जोड़ता था। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया, वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो चलिए आपके पास ऑप्शन आपके आ चुके हैं, अब यह जवाब दीजिएगा, ये आपका जवाब बनेगा सही कौन सा हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो 6 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप में आपके 1943 में पहली बार झंडा जो फहराया था वो आपके अंडमान निकोबार में फहराया था। ठीक है, कब, 1943 में। लेकिन 12 अप्रैल 1944 को याद रखिए मणिपुर में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या जवाब देंगे, यहाँ पर सी नंबर। दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, अच्छे से सर्च करिएगा, हमने टेलीग्राम पे दोनों का डिस्कशन अच्छे से करा दिया है। ठीक है ना, तो याद रहेगा ना, जब 1943 आता है और पहली बार आपके अंडमान निकोबार में, लेकिन 12 अप्रैल 1944 को मणिपुर, इसका ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी सच्चे सार्थक थे। चलिए बताइएगा 7 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। गांधी जी जो सच्चे सार्थक थे किसके थे, बड़े उद्योगों को चाहते थे या कुटीर उद्योगों को। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका जवाब है वो आपका बी नंबर, गांधी जी चाहते थे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, है ना, क्योंकि यहां पर आपको पता है बड़े उद्योग हो जाएंगे तो सब काम मशीनों से होंगे, लेकिन गांधी जी चाहते थे मशीनों से काम ना हो, यहां पर रोजगार मिले। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुटीर उद्योग आपका जवाब राइट बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया है जो असहयोग आंदोलन था 1920 में, इसे जो आपका पारित किया गया था कौन से अधिवेशन में। तो डेट याद रखिए, 1920 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके कहां पर, तो आपके कोलकाता में। ऑप्शन बने आपका डी नंबर, कोलकाता, जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट सभी का क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर करिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपके पीटी एग्जाम से रिलेटेड।
लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया। चलिए 9 का ऑप्शन इतना बेस्ट है कि आप लोग यहां पर गलती होने का चांस है, लेकिन अगर सोच समझ के जवाब दोगे तो अच्छा जवाब दे पाओगे। चलिए कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने, क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 9 का ए ऑप्शन कह रहे हैं प्लासी युद्ध के बाद, लेकिन काफी लोगों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है जो कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, सिपाहियों के गदर के बाद, मतलब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद। आपको पता है कि 1857 के बाद ये जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी, ये आपका काम खत्म हो गया था। सीधा सीधा शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके भारत में किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सीधा नियंत्रण ले लिया था जो आपका 1857 की क्रांति के बाद, है ना। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर, हमने बताया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमाकर इसको दिया गया है। तो यहां पर जवाब क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अभी भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं प्लासी युद्ध, लेकिन बोलो यहां पर दिया ब्रिटिश सरकार पूछा गया है, सीधा दे दिया है, सीधा प्रशासन। तो आपके 1857 के बाद जो आपका युद्ध हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार जो आपका था सीधा सीधा आप कह सकते हैं यहां से हो गया था, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 10 का जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा यहां पर। चलिए काफी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, है ना। जो लोग नए जुड़े हैं तो लोग सर्च करिएगा अच्छे से यहाँ पर, और सर्च करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्च कर लिया करें, है ना। कमेंट करने से पहले आप लोग सर्च कर लिया करें, और कमेंट तभी किया करें जब आप लोग संतुष्ट हो जाए तब। ऐसे दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्च करिए और प्यार से आइए। चलिए बताइएगा कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुत्तु लक्ष्मी और आपकी सरोजिनी नायडू। आपका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। तो चलिए 10 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ऑप्शन बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, डी नंबर आपका बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि सेल नहीं है। अग्नि सेल क्या होती है, जो आपके पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता हुआ आपका बाहर आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आपका गैब्रो। 11 का ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, ऑप्शन ए नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है डोलोमाइट, ये अग्नि सेल में आपका नहीं आता है, बल्कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आपका गैब्रो ये आपके अग्नि सेल की हैं। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं आपकी साझा करती हैं। तो चलिए बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है। यहाँ पर देखिए भूटान, बांग्लादेश और चीन दिया है। तो आपको याद है बांग्लादेश करता नहीं है, बांग्लादेश नहीं करता है। तो अब आपके पास कौन सा मिला है, यहाँ पर सी, भूटान, चीन और आपका म्यांमार। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है। याद रखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप ये आपके कहां पर है, आपके असम में ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। असम में आपके कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, किसमें, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। बहुत ही अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है, लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। तो चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं। यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर, राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान ये बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइएगा कि डेल्टा का निर्माण इनमें से कौन सी नदी नहीं करती है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए 15 का जवाब दीजिएगा। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, प्रयास अच्छा है। यहां पर देखो दिया है गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती नदी। आपको याद होगा कि जो आपकी भारत की नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत में गिरती हैं, दक्षिण भारत मतलब ये अरब सागर बने, है ना, जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो पहाड़ों से गिरती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। क्योंकि यहां पर जो आपके पर्वत हैं वो आपके ऊंचे हैं, ढाल इधर को है, तो जब ऊंचाई से गिरेंगे तो जलप्रपात का निर्माण करेंगी, ना कि डेल्टा। यही कारण है कि यहाँ पर जो आपकी नदी है, आपकी ताप्ती नदी और आपकी नर्मदा नदी, है ना, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा, प्रपात का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन कौन सा लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट होगा। इतना तो आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ चुका है कि में से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। बताइएगा कि भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त इनमें से नहीं है। 16 नंबर में चलिए कह रहा है पूंजी संचय करिए, ठीक है, संसाधन खोज करिए, ठीक है ना, तकनीकी विकास करिए, ठीक है, लेकिन भाई जनसंख्या अगर वृद्धि कर दिया तो भाई भारत का विकास या किसी भी देश का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि नहीं करना है और सब चीज का वृद्धि यहाँ पर करना है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात उपकरण आपका है। चलिए नगद आरक्षित अनुपात उपकरण आपका है, ये कौन सा है, 17 नंबर में। याद रखिए ये आपका होता है मौद्रिक नीति,
हमने आपको बताया भी है कि बैंकों की जो निवल मांग होती है वो अवधि देयता का जो प्रतिशत होता अंश होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आरक्षित करना हो आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सा जोड़ आपका गलत दिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं से दिया गया है। देखिए कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से कह रहा है 66, तो भाई कैसे हो सकती है? तो आपको हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 आपकी हुई थी, है ना। आपको देखिए 51 से स्टार्टिंग हुई 56 तक गई, 56 से स्टार्टिंग हुई 61 में आई, अब 61 से 66 तीसरी तो आएगी ना, पांचवी थोड़ा आ जाएगी। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। वहीं पर आठवीं जो आपकी है 92 से 97, 11वीं है आपकी 7 से 11 सॉरी 2007 से 12 और पहले आपकी 51 से 56, ठीक है ना। ए नंबर आपका जोड़ा गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई? चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें विश्वास है कि आपका जो लेवल होगा आज की इस लेवल के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी? 19 नंबर में। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर 1957 में। कब? तो आपके 1957 में। कुल मिला के हमने आपको यह बताया था कि आपके 1957 में क्या हुआ था, 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया। मतलब यहां पर देखो 10 के जैसे 10 का है, 20 का है, 30 का है, मतलब गुणज में आपकी शुरू हो गए थे, ठीक है ना। 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया था यहां पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है? कुल मिला के अगर मानव का विकास किया जाए तो सभी प्रकार के विकास हो सकते हैं। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? तो ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नोट करिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक ऐसा माना गया कि मानव विकास ही सर्वोत्तम विकास है, अर्थात सभी विकासों का प्रयास यही आपका होता है, मूल आपका यही है। और यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत यहीं से आपकी मानी भी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो चलिए लॉक करिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 21 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपके राष्ट्रपति हो जाएगा। याद रखिए जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर अर्थात उसके परामर्श के बाद यहाँ पर नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? चलिए प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जब तक वो कौन सी स्थिति में न जाएगा, है ना, जब तक उसमें कंडे के द्वारा आग न लगा दी जाए तब तक वो बन सकता है। कुल मिला के कोई ऐसी सीमा आपकी नहीं है ना, जब तक उसकी सांस है तब तक वो बन सकता है। इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइएगा, जितने लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? देखो ये राज्यसभा की बात किया है, अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। अब इनके सदस्यों का चुनाव क्या आप लोग करते हैं क्या? आप लोग तो करते नहीं है, कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं कौन? तो ऑप्शन बनेगा ए, विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा आपका होता है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित करता है। कुल मिला के आर्टिकल नंबर जो आपका 41 है, तो आपको पता है कि जो आपका आर्टिकल 41 इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। ये किस में आता है? तो 24 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको याद होगा कि जो आपके भाग 4 में, कौन भाग 4 में जो आपका है उसी में आर्टिकल नंबर आपका 41 आता है। तो आपका सिंपल से जवाब यहाँ पर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, बताइएगा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसको किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए यहाँ पर मूल आपका दिया है, अपील दिया है, परामर्शदायी है, अधिकार आपको दिए हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो विशेष आपका क्षेत्राधिकार है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी पूरा पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समान विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कितने आप लोग यहाँ पर साइंस में आप लोग मजबूत हो। कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? चलिए हमने आपको बताया था एक ऐसा भी विटामिन होता है जिसको अगर पकाते हैं या खाना में पकाते हैं या गर्म करते हैं तो उसका एक विटामिन खत्म हो जाता है। ये विटामिन होता है सी, और जो कि दिया गया है एस्कर्बिक एसिड, आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है, अत्यधिक गर्मी से या पानी के साथ साथ हवा के संपर्क से। क्या? अत्यधिक गर्मी और पानी के साथ साथ हवा के संपर्क से आने पर विटामिन सी आसानी से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जो मांस होता है उसमें विटामिन सी तो होता ही नहीं है, वो धुल्ले में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है?
चलिए 27 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। तो देखो यहाँ पर रक्त के थक्के के निर्माण के लिए किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा आपका जुड़ाव होता है? तो यहाँ पर आपका होता है पेप्सिन हार्मोन्स। कौन सा? यहाँ पर पेप्सिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है और पेप्सिन का निर्माण पेप्सिनोजन द्वारा हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से होता है, ठीक है ना, जो कि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह गलाने के लिए कितने यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो चलिए यहां पर देखिए आपसे दिया गया है, आपका यहां पर जूल दिया गया है ना। तो यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 336 जूल। कौन सा? ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा 336 जूल आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि जल की जो द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है वो आपकी 336 जूल प्रति ग्राम होती है। तो 1 ग्राम आपको दे ही दिया गया है, तो कुल मिलाकर 1 का गुणा कर देंगे तो 336 आपका जूल प्रति आपका हो ही जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे हो जाएगा कौन सा? अगला क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे कि निम्न में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति होती है? यहां पर कुछ आपको दिए गए किरणें जिनकी पूछा है न्यूनतम आवृत्ति होती है किसकी होती है। तो आप लोग देखो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी तो होती हैं, लेकिन ये कम से कम पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया है। तो क्या जवाब देंगे? दृश्य प्रकाश। क्या? दृश्य प्रकाश आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कुल मिला के एक जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं वो कौन सा आपका कह सकते हैं पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? यहाँ पर बताइए कौन सा एक काम का कांच हो जाएगा? ये कौन से कांच होते हैं? यहाँ पर कौन सा कांच हो जाएगा? क्रुक्स कांच। कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? क्रुक्स कांच होता है, अर्थात क्रुक्स जो आपका होता है इसको पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, अर्थात जो क्रुक्स कांच होता है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आपका मैथ का है। मैथ की क्लास होती है शाम को 7 बजे, जहां पर आपको मैथ के जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग की वो 7 बजे हमारे मैथ वाले सर पढ़ाते हैं। हम मैथ नहीं पढ़ाते इसलिए मैथ की क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, एक क्वेश्चन आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं आपकी हिंदी में। कह रहे जीती मक्खी नहीं निगली जाती, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो चलिए 36 का ऑप्शन लॉक करते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं। जीती मक्खी नहीं निगली जाती है, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 36 नंबर में देखा जाए तो चलिए 36 का ऑप्शन यहाँ पर ईमानदार व्यक्ति। चलिए और प्रयास करिए, इसका क्या हो जाएगा? जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता। कौन सा? ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाक्य के प्रयोग में करें तो कई प्रकार से इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहा आपसे एक गाय का असली दूध है भैया, अच्छा यह गाय का असली दूध है आपसे पूछा गया है ना। फिर कह रहा है यह असली गाय का, तो असली गाय कोई नकली गाय और असली गाय तो होती नहीं है ना, असल में कोई होता नहीं है, तो ये तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि यह गाय का असली दूध है, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना। लाइक शेयर बढ़ाते रहिएगा। और आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कह रहा है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए क्या शब्द किया जा सकता है या बनेगा? तो चलिए यहां पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से लॉक करिए। चलिए भाई यहां पर देखिएगा 38 नंबर में, तो 38 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, है ना। यहाँ पर आपका अनुश्रुत बोल देते हैं या इसे हम बोल देते हैं किवंदती। क्या बोल देते हैं? अनुश्रुत बोल देंगे या तो किवंदती बोल देंगे। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राह का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए ग्राह का विलोम शब्द इनमें से क्या बन जाएगा? तो इसका अर्थ होता है कि ग्रहण करने योग्य। क्या इसका अर्थ होता है? ग्रहण करने योग्य। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो त्याज अर्थात त्याग करने का, है ना। तो त्याज कहां पर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं? पावक, हुतासन, है ना, ये सब होते हैं। और यहाँ पर अनल भी होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका था, हिंदी में तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ही दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि करंट अफेयर का है और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। चलिए कह रहा आपसे कि जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। बेहतरीन और लल्लन टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 100% मतलब यहाँ के जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं सभी का टीकाकरण हो चुका है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का गांव का नाम है वेयान गांव है। 100% टीकाकरण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बहुत ही अच्छा
क्वेश्चन ये भी है, हमने बताया था बिटकॉइन क्या है, एक करेंसी है और ये जो विश्व का पहला देश बना है जिसको इसने कानूनी दर्जा दिया है। 52 का ऑप्शन देते हैं, कितना रोग हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये आपका है अल सल्वाडोर, है ना। कुछ ऐसे करंट अफेयर हैं जिनको लगता है कि यही क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं, है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए इनको बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो कब किया गया था। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी आ रहा है 1998। याद रखिएगा 1998 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था डिंको सिंह को, ठीक है, जो कि एक भूतपूर्व क्या है आपके बॉक्सर हैं। 2013 में, कब, 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत, मतलब ये जो आपके आवास योजना है कहां पर, शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया है, मतलब कितने आपके यहाँ पर प्रस्ताव किए गए हैं। तो चलिए आपके पास यहाँ पर हम ऑप्शन दिखा देते हैं, इस ऑप्शन के अनुसार आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 708 प्रस्ताव, कितने, 708 प्रस्ताव, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो सबसे बात ये होती है, इनका नाम है आपके कवि बुद्धदेव दास गुप्ता, है ना। इनका संबंध किसे, बंगाली फिल्म मेकर से है, ठीक है, और ये साथ में क्या है, कवि हैं। इनका निधन हुआ है 77 वर्ष की उम्र में हुआ है। क्वेश्चन को कितनी भी प्रकार से घुमाया जाए लेकिन आपको घूमना नहीं है, 3-4 पॉइंट जो दिए हैं उन्हीं को आपको फोकस कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है। 56 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन बी, ये है आपके कौन, तो आपकी जेम्स एंडरसन, कौन है आपके, तो आपकी जेम्स एंडरसन है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने 162 कितने, 162वां टेस्ट मैच खेलने का साथ ही में देखा जाए एक बहुत बड़ा मतलब अपना रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के गोंटेक प्रांत महिला, नाम क्या है, गोसेम थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो चलिए हर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाइए रिकॉर्ड तो होता ही है ना। इसने यहाँ पर याद रखिएगा कि 10 बच्चे एक साथ दिए हैं, याद रखिए, और बच्चे भी क्या है, बहुत ही हष्ट-पुष्ट हैं, ठीक है ना। 10 बच्चे यहाँ पर एक साथ हुए हैं, ठीक है, काफी मोटी ताजी महिला है, या देखिए 10 बच्चे दिया है जो कि एक रिकॉर्ड बना दिया है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है पहले आपसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में से कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान आपको मिला है। तो चलिए बताइएगा, भारत में जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनमें से जो स्थान मिला है वो यहाँ पर कितना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 58 नंबर में, यहाँ पर 58 का ऑप्शन आया बी, आपका 3 विश्वविद्यालयों को, कितने, 3 विश्वविद्यालयों को ये मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से देखा जाए तो आपकी बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु जो कि आपका पहला स्थान मिला है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। चलिए भाई साहब बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आपका जवाब बिल्कुल सही राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के जवाब आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे आ गया है कि इनमें से किस हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा किया गया है। तो चलिए 60 का ऑप्शन बनेगा डी, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने की जो आपकी 155 साल पुराना नियम था उसको बदला है उन्होंने, और कहा है कि अब जितने भी फैसले आपके सुनाए जाते हैं, है ना, वो आपके लीगल टाइम में थे, लेकिन जो आपके कह सकते हैं A4 साइज की जो आप देखते होंगे मार्केट में आपके जो इसमें फोटो कॉपी कराते हैं, A4 साइज का पेपर आपका होता है, उसे ही यूज करने की घोषणा इसके लिए कर दिया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है जो कि आपकी सामान्य जागरूकता से है, बेहतरीन है, और हमारी स्पेशल डोज जो कि याद रखिएगा स्पेशल डोज लेते हैं तो ये 10 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं।
चलिए भाई, यहाँ पर 61 नंबर में यामिनी कृष्णमूर्ति का जवाब यहाँ पर आ गया है। कुछ लोग देव जवाब दे रहे हैं कुचिपुड़ी, कुछ लोग बोल दे रहे हैं आपके भारतनाट्यम। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, भारतनाट्यम आपका जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम। साथ में ये आपके कुचिपुड़ी की भी हैं, याद रखिएगा कि आपके कुचिपुड़ी की भी, अर्थात ये कुचिपुड़ी की भी नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से रैंड किसकी मुद्रा है। चलिए, रैंड एक मुद्रा है जो कि आपको बताना है। यहां पर 62 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी, दक्षिण अफ्रीका की। याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, रैंड है। ठीक है ना, क्लियर है। आपको यहां पर देख सकते हैं, जैसे चीन के बारे में पूछता है युआन, आपको याद रखना है। जापान की आपकी येन है जो कि हमेशा पूछी जाती है। इटली की आपकी क्या हो जाएगा, आपका यूरो हो जाएगा। ये 3-4 हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो चलिए भैया यहाँ पर देख लेते हैं सही सुमेलित कौन से हैं। बड़े ऊट पटांग दिए गए हैं जिनको बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हरभजन सिंह दिए गए कुश्ती, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो एक कुश्ती तो है नहीं है, ये तो क्रिकेट खेलते हैं, है ना, सबको पता है। साइना नेहवाल दिया गया है, कह रहे बैडमिंटन है। तो भैया बैडमिंटन बिल्कुल सही है, बी नंबर को आपको लॉक कर देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जितना हो सकता है उतना इसके पढ़िएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो चलिए 64 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या यहाँ पर आपका सी नंबर 1995। यहाँ पर याद रखिए डेट भी याद रखना 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को ये आपका अस्तित्व में आपका आया था, ठीक है। एक समझौता हुआ था, माराकेच समझौता, ठीक है। उसी में हस्ताक्षरित हुआ और इसके बाद ये आपका बन गया था, ठीक है ना। लेकिन इसका समझौता जो हुआ था 94 में, लेकिन अस्तित्व में आया अर्थात स्थापना हुई थी आपकी 1995 में आपकी हुई थी। क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित किस उपनिषद में से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए 65 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपकी कहां से, तो आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि ये मंत्र भारत के प्राचीन साहित्य कह सकते हैं उपनिषद में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह संस्था बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। चलिए बताइएगा कि वह संस्था बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपका मानव अधिकार परिषद कर दिया गया। क्या, मानव अधिकार परिषद, जो कि आपका हो चुका है, याद रखिए, है ना। और इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बिल्कुल सही है। काफी लोग हैदराबाद जवाब दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है, आपके हैदराबाद में ही है, ठीक है, हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एन राजम ने निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्धि अर्जित की है। यहाँ पर नाम दिया है एन राजम, है ना। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि जो रचित किया है वो किसमें, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था चित्रकला में या वायलिन में। यहाँ पर याद रखिए वायलिन में, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायलिन में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि संगीत किया है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए संगीत के क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है। चलिए भाई, जिनेवा में नहीं है तो देखते हैं फिर। यहाँ पर देखो दिया खाद्य एवं कृषि संगठन। अब खाते क्या हैं, तो खाते हैं इमली। इमली खाते हैं तो इमली से याद होगा इटली, है ना। क्या हो जाएगा, इटली डोसा हो जाएगा, इटली। अब आपको तो याद ही होगा इटली, है ना। तो याद रखिए इटली अर्थात आपका रोम। तो याद रखिएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन आपके रोम अर्थात आपके इटली में है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पर आपका सही नहीं है, क्योंकि जिनेवा में है आपके मौसम संगठन, जिनेवा में है स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा में है व्यापार संगठन। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। चलिए बताइएगा। रेगिस्तान दिया है, खुला समुद्र दिया है और टुंड्रा दिया है और आपकी खाड़ी अर्थात आपका गल्फ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा 70 नंबर में। तो याद रखिए जो खाड़ी है, खाड़ी जिसे हम बोलते हैं जीवमंडल, क्या खाड़ी बोलते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर जीवमंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा 70 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका पारिस्थितिकी तंत्र आपका होता है, जो कि कैसा, ये क्रियाशील आपका है, ठीक है। कैसा है, क्रियाशील हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं वेलकम है, और अगली क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद।